हमारे साथ आठ महीना हो गया है, हम लोगों का सैलरी नहीं है। कार्ड के वजह से वो यहीं फोत हो गया। जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारी लाश लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे? जब हम मर जाएंगे तो क्या हमारी लाश लेके जाएंगे? यह आपने आखिरी और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये वाकया रूनुमा हो चुका है कि अब सऊदी अरब से लाशें आ रही हैं। मैं हूं मुकर्रम कलीम और मैं आपको इंकशाफ में खुशामदीद कह रहा हूं। इंकशाफ ने आवाज़ बुलंद की सऊदीया में फंसे उन पाकिस्तानियों की जो वहां पर फाका कशी का शिकार थे, जो बेबसी का शिकार थे और बहुत ही बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारने पर वहां पर मजबूर थे। सऊदी अरब के इलाके दम्माम में फंसे पाकिस्तानियों के हालात हमने हुकाम बाला तक पहुंचाए और इस शो ऑन होने के बाद मीडिया ने मामले को हाईलाइट किया तो फिर हमारे ऐवानों में भी थोड़ी सी खलबली मची। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑफशोर कंपनियों के झंझट और बीमारी की नकाहत के चीज़ों से नबरदार थे, उन्हें ख्याल आया कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी कुछ ख्याल करना चाहिए और उन्होंने इस हवाले से कुछ अच्छे इकदाम किए, कुछ ऐलानात किए जिसमें यह कहा गया कि फौरन अहकाम जारी कर दिए गए कि इनको फौरन जो है इस मसाइल को हल किया जाए। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो ओवरसीज के वजीर हैं सदरुद्दीन राशिदी, उनको वीज़ा ही नहीं मिल सका। अब ये क्या हुआ है सिफारतकारी के सारे मामले में, ये तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन जो बहुत अफसोसनाक वाकया जो आज पेश आया है वो आया है शाहिद इकबाल के इंतकाल का। शाहिद इकबाल जो कि एक मेहनत कश थे उन पाकिस्तानियों की तरह जैसे जो कि हज़ारों इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 11 लाख पाकिस्तानी वहां पर मुकीम हैं और हर साल $5.2 बिलियन जो है पाकिस्तान तरसील करते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। इन पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज नहीं है, इन्होंने कहीं बाहर जाकर ये पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर नहीं जाते, बल्कि ये वो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से पाकिस्तान पैसा भेजते हैं और हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अहम है। इन पाकिस्तानियों पे क्या गुजर रही है, शाहिद इकबाल पर क्या गुजरी, उसका मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करवा दूं। शाहिद इकबाल एक ड्राइवर थे जो कि रावलपिंडी के करीब कहूटा में मुकीम थे और बहुत गुर्बत का शिकार थे। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि उस तरह से गरीबों के लिए स्पेशली कोई यहाँ पर रोज़गार तो मुहैया नहीं, अगर रोज़गार है भी तो उसमें इतने कम पैसे होते हैं कि आप कोई अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। ये गए बाहर इस आस को अच्छा के लिए 4 से 5 लाख कर्ज बहुत ज्यादा होता है। पहुंच गए एक एजेंट के थ्रू, उन्होंने इनको कहा कि आपको 1700 ड्राइवरी करनी होगी, क्योंकि वो यहां पर भी ड्राइवर थे। उनको था कि वहां जाके 1700 रियाल ड्राइवरी के मिल जाएंगे तो जिंदगी बहुत सहल हो जाएगी। शाहिद इकबाल इसी सोच के साथ वहां पर गए और फिर जब वहां पर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके साथ तो धोखा किया गया है। उनको तो वहां पर लेबर परमिट मिला है जिसमें उनको सिर्फ 700 रियाल उनको तनख्वाह मिलेगी, 1700 रियाल नहीं। क्या कर सकते थे, कर्ज वो ले चुके थे, उन्होंने अब जिंदगी तो गुजारनी थी और उन्होंने कर्जा भी उतारना था। उन्होंने बहरहाल अपना जी काम वहां पर शुरू किया और मेहनत मजदूरी की और 1 महीने की तनख्वाह जब मिली तो वो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने, उनकी सआदत हासिल करने के लिए उम्रे के लिए चले और वहाँ पर उनका बटवा गुम हो गया। वापस आए तो और बुरे हालात और वापस आकर उन पर एक नई बिजली गिरी कि वो जो कंपनी है वो बंद हो रही है और जो लोग वहाँ से निकाले जा रहे हैं उनमें उनका भी नाम शामिल है। उन्होंने अपने एजेंट को फ़ोन किया और कहा कि भाई आपने तो मुझसे 4 लाख रुपए लेके मुझे इस तरह से यहाँ पर भिजवाया था, मेरे साथ ये क्या हो गया है, मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा। तो एजेंट ने उनकी हेल्प करने के बजाय उनको धमकियां देना शुरू की कि आप अपना मुंह बंद रखें और आप वापस आएं। और फिर इन्हीं हालात का शिकार होकर शाहिद इकबाल, जिसके पास अगर पाकिस्तान आता तो यहाँ पर कर्जदारों के हत्थे चढ़ जाता, अगर वहाँ रहता तो वहाँ पुलिस के हाथ लग जाता, तो उसने अपनी जान खुद ले ली। अफसोसनाक वाकया वहाँ पर पेश आया अलबाहा के इलाके में सऊदी अरब में, और बहुत दिनों तक सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर जिसमें वो एक फांसी के फंदे से झूल रहे हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये कौन सा पाकिस्तानी है और ये किस इलाके में है। सिर्फ ये लिखा हुआ था कि ओवरसीज सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी ने अपनी जान ले ली। आज के दिन हम आपको शाहिद इकबाल की फैमिली से भी मिलवाएंगे,
इस वक्त मेरे साथ सेट पर सईद काजी साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत ही सीनियर तजियाकार हैं, हमारे होस्ट हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि इस सारे मामले पे जो स्पेशली मिडल ईस्ट में और ओवरसीज़ में जिन पाकिस्तानियों पर गुजर रही है उन पर इनकी बहुत गहरी नज़र है। उसके अलावा हमारे साथ सेट पर मुदस्सिर लोन साहब मौजूद होंगे, वो भी इस हवाले से बहुत गहरी नज़र रखते हैं, वो भी तजियाकार हैं और इमिग्रेशन के काफ़ी समझ है इस हवाले से। सबसे पहले सईद काजी साहब की तरफ चलेंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सईद काजी साहब, ये जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है वहाँ पर, ये इस तरह से क्यों ये सिलसिला चलना शुरू हो गया? और जब पाकिस्तानियों को पता था या हमारी गवर्नमेंट को क्या मालूम नहीं था कि अब वहाँ पर एक तरह की रिसेशन आ रही है, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, तो इन्होंने पहले से तैयारी क्यों नहीं की उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि बहुत ही इस वक्त फाककशी का शिकार हो चुके हैं वहाँ पर? देखिए, ये तो अब इट्स गोज विदाउट सेइंग कि पाकिस्तान के अवाम और मेहनत कश इस गवर्नमेंट की जो प्रियोरिटी तो है नहीं। और जो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब से 2008 का रिसेशन आया और ये जो मैशतें थी तकरीबन 5-6 मिलियन की आपने फिगर दी है, तकरीबन 11 से 15 लाख के करीब वो लोग हैं, ये तकरीबन सारे वापस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता से जो वहाँ हो रहा है और जो तेल की कीमतें गिरी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो अब आज आपको पता चला, जिस वक्त ये रिसेशन नहीं भी आया था तो मैंने स्टोरीज की कि किस तरह साउथ एशिया के एयरपोर्टों पे उन मेहनत कशों की लाशें तवातुर से आती हैं। और ये जो कतर का कप हो रहा है, इसके बारे में गार्डियन ने लिखा कि इसके फुटबॉल की पहली किक लगने से पहले हमारे इस इलाके के कितने मजदूर जो हैं वो सब ह्यूमन कंडीशन की वजह से मारे जाएंगे। ये तो आज आपके सामने बात आई जब ये क्राइसिस एग्रेवेट करके उस नुक्ते पर आ गया है। अभी जर्मन टीवी ने बताया है कि वहाँ पर लोग अब भूख और फाका कशी का शिकार है बिरादर इस्लामी मुल्क में, जहाँ पे वो मेहनत करके उनकी खिदमत करते रहे। तो इसलिए ये तो हमारी प्रियोरिटी है नहीं। अब मिनट को एम्बेरसमेंट होगी, टीवी पे हम बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं 50,000 पे, यहाँ प्रियोरिटीज़ ही और है। हम यहाँ के मेहनत कशों से क्या सलूक करते हैं मुझे ये बताएं। आपने 12-14 हज़ार रुपया आपने उनकी मिनिमम वेज रखी हुई है जो नहीं मिलती, ठीक है, एक ऐसे समाज में, तो वहाँ भी यही हो रहा है। और मेहनत की तजलील और जिल्लत का जो ये समा है जो हम देख रहे हैं, और मेहनत क्या है, मिसाल के तौर पर हम इस पे उंगली रख के बताएं कि ये सईद काजी जर्नलिस्ट ने बनाई है, ये MNA ने बनाई है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, ये मेहनत ने बनाई है। इस ग्लोब पर हर बनने वाली चीज़ मेहनत ने बनाई है और उस पर चोरी करने वाले जो थे वो उसको समाज और सिस्टम रिवार्ड करता है, और जो तख्लीक का कार है उसकी हम तस्लील कर रहे हैं। और ये उसकी एक बड़ी भयानक और एक मकरू मिसाल है, मैं यही कह सकता हूं। बिल्कुल। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया ने किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया, क्योंकि बहुत सारे भारतीय भी इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम है जो वहां पर उसी तरह लेबर जैसे पाकिस्तानी लेबर काम कर रही है वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह कामयाब सिफारतकारी की, किस तरह से वो अपने लोगों को वापस लाने में कामयाब हो रहे हैं, और पाकिस्तानी अमला और पाकिस्तानी सिफारतकार क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। के हवाले से स्पेशली वो पाकिस्तानी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, और शाहिद इकबाल की हमने बात की। इस वक्त हमारी जो उनकी फैमिली है शाहिद इकबाल की, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि उनको कब इत्तला मिली और शाहिद इकबाल किन हालात का शिकार होकर वहाँ पर गए और इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुए। इस वक्त उनकी वालदा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जी जी, अस्सलाम। वालेकुम सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है जी। आप आई थिंक हमारे अभी राब्ता सही तरह से ऑडियो का मसला आ रहा है, लेकिन जो एक और अहम बात जो हमने आज करनी थी, जो मुझे इस शो में उठानी है, वो ये कि क्यों हमारा पड़ोसी मुल्क अपने लोगों को वहाँ से निकालने में कामयाब रहा, उनके लिए वो बातें मनवा सका जो कि बहुत ही अहम थी। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो उधर की वजीर खारजा हैं उन्होंने कितनी संजीदगी से इस सारे मामले को लिया। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर पाकिस्तान की संजीदगी भी आपको दिखाएंगे कि वो इस सारे मामले में इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, निगरानी कर रही हूँ, हर घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। आज मुझे संतोष है इस बात का, इस सदन को ये बताते हुए कि रात के 2:45 बजे मुझे आखिरी मैसेज आया कि पांचों के पांचों कैंपों में भोजन वितरित कर दिया गया है और सब लोगों को अगले 7 से 10 दिन का राशन हमने दे दिया। लेकिन ये समस्या अब उन लोगों को हम पड़े नहीं रहने देना चाहते, उन्हें तो हमें स्वदेश वापस लाना ही होगा। तो मैं ये भी बता दूं सदन को कि हमने सऊदी फॉरेन ऑफिस से भी संपर्क कर लिया, लेबर
एम्बेसीज इमरजेंसी एग्जिट वीजा देती हैं जब तक कि उनके एम्प्लॉयर उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते। तो हमने फॉरेन ऑफिस से कहा कि जब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, इसको ऑथराइज करिए कि वो एग्जिट वीजा देके इनको निकालने की परमिशन दे। फॉरेन ऑफिस और लेबर ऑफिस दोनों से बात कर हम रजिस्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ताकि इनको सारा का सारा तब वहां पर ये गए इनके नायब वजीर खारजा वीके सिंह जब सऊदीया गए तो उन्होंने क्या क्या बातें सऊदी हुकाम से मनाई, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने भारतीय मुलाजमीन को ये हक दे दिया है कि वो बगैर एग्जिट वीज़ा सऊदीया से अपने वहाँ पर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जो तमाम वाजिबात हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है वहाँ पर 20-20 हुकूमत ने उसकी जिम्मेदारी ली और ने कहा कि जैसे ही वो कंपनीज वापस आएंगी या दोबारा से अपना काम शुरू करेंगी तो भारतीय मुलाजमीन के पैसे हैं वो उनको वापस दिए जाएं। उसके बाद जो उन्होंने तीसरा कहा, जो प्रॉमिस किया सऊदी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कि जो भी उधर के जब तक मुलाजमीन पर फंसे हुए हैं उनके इलाज और खुराक की जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत की है। और सबसे बढ़कर जो बात सऊदी हुकूमत ने उनकी मानी वो ये कि अगर भारतीय मुलाजमीन, जो भारतीय लेबर वहाँ पर काम कर रही है, अगर वो सऊदीया में ही रहना चाहती है और अपना ट्रांसफ़र एक कंपनी से दूसरी कंपनी में करना चाहती है तो ये भी उनको दिया गया, जबकि वहाँ जो लेबर लॉ है उसमें ये मुमकिन नहीं था, लेकिन भारतीयों ने अपनी बात मनवा ली। अब पाकिस्तान में जब पाकिस्तान ने क्या किया उसकी मैं आपको एक छोटी सी फुटेज दिखाना चाहता हूँ, एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई उनको खाना पहुंचाया जाए, उनको सब चीज़ें पहुंचाई जाएं, तो उन्होंने क्या भिजवाया वहां पर और भारतीय सिफारत की तरफ से क्या आया, पहले आप वो फुटेज देखें। जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारी एम्बेसी पाकिस्तानी ने तकसीम किया है 6 बंदों के लिए। जो इंडिया वालों के एम्बेसी ने तकसीम किया गया है वो ये दाल 2 किलो दाल, 1 बोरी प्याज, 1 बोरी आलू, 1 घी का। 2016 का हमें सैलरी नहीं मिला, उससे पहले बंदों का जो हिसाब छुट्टी गए हुए थे उनका हिसाब नहीं मिला। अभी कुर्बानी की जा रही है, या तो हमें कुर्बान कर दें या हमारा मुतालबा हल करें। और जब पाकिस्तानी सफारतखाने ने वहाँ पर खाना भिजवाया तो वो सिर्फ चंद किलो आलू थे, थोड़े से चावल थे और 1 चाय का डब्बा था जो कि 450 पाकिस्तानियों के लिए भिजवाया गया। उनको शायद था कि ये लॉलीपॉप दे देंगे तो ये मामला दब जाएगा, लेकिन उनको ये बात का आइडिया नहीं था कि इंकशाफ की टीम भी और पूरा मीडिया भी इस सारे मामले के पीछे लगा हुआ है। लेकिन अभी हम चलते हैं, शाहिद इकबाल की जो फैमिली है वो हमारे साथ है, उस वक्त उनकी वालदा हमारे साथ हैं और शाहिद इकबाल वो थे जिनके बारे में हमने आपको प्रोग्राम को शुरू में बताया कि वो मेहनत करने, मजदूरी करने वहाँ पर गए थे और इन सारे हालात से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने अपनी जान ले ली। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हमारी टीम की तरफ से भी और पूरे पाकिस्तान की तरफ से भी कि आपका जो बेटा है वहाँ पर अब जानवर ना हो सका, अब वो हमारे साथ नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आपको कब इस बात की इत्तला मिली कि जो शाहिद इकबाल हैं उन्होंने अपनी जान ले ली? 7 रोज हो गए। 7 रोज हो गए हैं। तो शाहिद के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। तो माँ जी कितने बड़े बड़े हैं? क्या छोटे छोटे 4 साल नया, एक 5, 6, 9 सी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। बड़ियां बच्चियां जरा सियानियां हैं तो बच्चे छोटे छोटे। माँ जी, आपकी शाहिद से आखिरी दफ़ा कब बात हुई थी? तो उसने आपको क्या बताया था कि वो किन हालात में वहाँ पर रह रहा है? बात की थी भाई अशना उम्रे किते नहीं से उम्रे करी तो मैं आख्या बच्चा चलो कर्जा चाहिए गया हुआ तो अल्लाह सलामत रखे तुगी तो कोई गल जो उम्रे करी रहे ना तो थोड़ी मजदूरी हुई तो तू कामयाब हो गया तो चलो कर्जे मुक्की जा सन। मैं वो गल आखी कर्जे मुक्की जा सन। फिर मुड़ी तो 2 हफ्ते की कोई नहीं गल हुई। मारा पुत्र ही था ड्राइवरी करना सच 200-250 रुपया कमाना सा, नहीं सा वक्त गुजरना, गरीबी बहुत सी। माँ प्यो भी उसने नाल है, उसने 4 बच्चे भी है, बीवी भी है। नहीं वक्त गुजरिया, हमारा पुत्र सऊदीया गया मजदूरी कर सा, मतलब अल्लाह करे तो कोई काल कढ़े।
उत्थे गया 2.5 लाख रुपया किन्नी दिता, कुछ को 5 दिते, कुछ 10 दिते, कुछ 20 दिते, ऐसा करी तो गया। तो 2 महीने हो गए पुत्रा की गया वहाँ, भुखा मरी गया तो रह मर गया, जिसरा मरी गया उत्थे पता सी उन्हें लोगों की, मौकी कोई नहीं दसिया। ये माजी की आखिरी उनसे बात हुई, उसने कहा कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए उस एजेंट को देने के लिए जिसने उनका वीज़ा वहाँ पर लगवाया। और मैं ये भी बता दूं कि वो जो टोटल वीज़ा था वो 50,000 का था, उसके लिए 2.5 लाख नहीं चाहिए थे। वो एजेंट ने क्या किए पैसे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मुदस्सिर लोन साहब मौजूद हैं। और इसके अलावा जद्दा से दमाम के तो हमने आपको लास्ट वीक दिखाया था कि वहाँ पे लोग कैसे फंसे हुए हैं। इसके अलावा जद्दा में और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में लोग कैसे फंसे हैं वो हमारे साथ लाइव होंगे, तो कहीं मत जाएगा, उनसे आपको मिलवाएंगे। सऊदी अरब में फंसे हुए पाकिस्तानियों पर बात हो रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान जद्दा से। वो भी वहां पर मेहनत मजदूरी करने गए थे, वो किन हालात का शिकार है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। इरफान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन बहुत अटक रही है आवाज। तो इरफान मुझे बताइएगा वहां पर क्या हालात हैं, आप किस मजबूरी का शिकार हैं, क्या आप लोगों को एग्जिट वीजा मिल पाए हैं, नहीं मिल पाए, आपकी कफील कहाँ है, इन सब हवालों से हमें आगे। सर यहाँ हमने रिजाइन किए हुए हैं तकरीबन आधे बंदों ने, और हम तकरीबन दिसंबर से लेकर अब तक इंतजार में हैं कि ना तो हमें सैलरियां दी जा रही हैं और ना ही हमें हमारे राइट्स दिए जा रहे हैं ताकि हम अपने मुल्कों को जा सके। हमारे काम एक्सपायर हो गए हैं, वो रिन्यू नहीं कराए जा रहे। और इसके अलावा एम्बेसी के लोग आए थे 2 दिन पहले, वो हमें 200 रियाल दे गए हैं। और जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि घरों पे हम 50,000 रुपया देंगे, मगर इससे हमारे मसाइल हल नहीं होते। हम लोगों के राइट्स दिलवा के हमें हमारे वतन भेजा जाए, ये नहीं है कि हम 200 रियाल लेकर यहाँ बैठे रहें। और हमारे फैमिलियों के पीछे प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे स्कूलों से फारिग हो चुके हैं, तो हम क्या करें यहाँ पे? हम तो बेकार हो गए 100 के भी यहाँ पे। तो मुझे ये बताइएगा कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं, और ये भी बताइएगा कितने जो आपकी तनख्वाहें जो हैं अभी तक वो ड्यू हैं उन पर, और क्या प्रोविडेंट फंड वगैरह जो पैसे आपके लोगों के रखे जाते हैं वो भी आपको मिल पाए या नहीं मिल पाए अभी तक? इरफान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो आप तक अभी तक पैसे जो आपके ड्यू हैं उन पर वो कितने पैसे हैं, और सेकेंडली कि जो प्रोविडेंट फंड होता है जब आप वहां पर जॉब कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पैसे रखे जाते हैं, जब आप वहां से रिजाइन करते हैं या जॉब छोड़ते हैं तो वो आपको वापस मिलते हैं, तो क्या वो आपको वापस मिले हैं, उनकी अदायगी हुई है? और दूसरा, आपको एग्जिट वीजा लेने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप वहां से निकल क्यों नहीं पा रहे उस हालात से? मेरे और मैं 19 ईयर से इनके साथ काम कर रहा हूं, जो मेरे राइट्स बनते हैं इनके साथ 200 रियाल दे दो, और हमें इससे पहले घर हमारे पास बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले पकड़ते हैं। जी बिल्कुल इरफान, हम इस हवाले से बात कर रहे हैं, इस हवाले से हम आवाज़ हैं। और मैं आपको एक बात ये बताता चलूं कि इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली जब आप भारत की तरफ से देखते हैं तो उन्होंने बहुत ही जल्द अपनी सारी बातें मनवा ली। जो अभी इन्होंने अभी जिक्र किया कि इनको वापस पाकिस्तान नहीं आ पा रहे सिर्फ इस वजह से कि इनकी कंपनी जो है वो इनको एग्जिट वीज़ा नहीं दे रही। हमने आपको सुषमा स्वराज जो कि वजीर खारजा, उनका भी आपको बयान दिखाया कि उन्होंने पहली बात ही उनके एग्जिट वीज़ा की और वो वहाँ से लेकर आए ये हक उन अपने भारतीय शहरियों के। तो आखिर पाकिस्तानी सिफारतकार ये हक क्यों नहीं लेकर आए, हमारे मिनिस्टर वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे, इसे बात करेंगे। लेकिन अभी शाहिद इकबाल वाले केस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि जब उन्होंने अपना जब वो गए वहां पर तो वीजा उनको मिला 2.5 लाख रुपए का, जबकि जो कंपनी है जिसका नाम है अल शरका नाजुल अमारुल मकावला, अब ये जो कंपनी थी इन्होंने ये अपना वीजा देती है 50,000 में, लेकिन जो एजेंट था उसने 2.5 लाख में एक गरीब जो शाहिद इकबाल है उनको बेचा। तो हमारे साथ मुदस्सिर लोन साहब मौजूद हैं जो कि इस हवाले से उनकी एक्सपर्टीज है, उनसे जानते हैं कि सर ये एजेंट क्या करते हैं और क्यों पाकिस्तानी उनके दाम में इस तरह से फंस जाते हैं और फिर बाहर जाके तो है इस तरह से रुस्वा होते हैं। आपकी इतला में तो ये है कि 50,000 रुपया कंपनी ने लिया। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फ्री वीज़ा देती हैं, ये 50,000 रुपया भी किसी ब्रोकर ने दरमियान से लिया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 रुपये के लिए कोई बड़ी कंपनी ये काम करती है।
ये जो इंडस्ट्री है इस वक्त हो ये चुका है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी लोगों को फ्री वीज़ाज लेके उस पर से पैसे अपने 50,000 डाल लिया, फिर एक ने जिसने यहाँ किया उसने लाख अपना रखा, फिर जब किसी जाने वाले के पास पहुँचा तो उसमें 1 लाख और जमा हो गया, 2.5 लाख रुपया हो गया। अब ये तमाम कुछ जो है ये अकेले ये लोगों का ट्रेल नहीं करता, इसमें और लोग भी शामिल होते हैं जहाँ से इनको वीज़ा इशू होने होते हैं, जहाँ के इनके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने हैं, जहाँ के इनके ओवरसीज शनाख्ती कार्ड बनने हैं। ये तमाम चीज़ों का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क से जरिए जाते हैं। और ये बात नहीं है कि किसी को इन चीज़ों का पता नहीं है, सब लोग इनको जान रहे हैं। क्या हमें ये मालूम कि अब से कुछ अर्सा पहले तुर्की के बॉर्डर पे कुछ लोगों को कत्ल करके फेंक दिया गया था, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे? क्या हमें ये नहीं मालूम कि अभी यूरोप से भरे हुए जहाज़ आए थे? क्या ऐसा उसी वक्त होता है जब आपके पास कोई ऐसी बड़ी ट्रेजेडी आ जाती है, उस वक्त हम या कोई और बातचीत हो, कुछ दिन ये मौजू गर्म रहता है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने की तरफ कोई काम नहीं किया जाता, करप्शन को बीच में से हटाने का कोई मामला नहीं किया जाता। सबसे बड़ी वजह इन्वॉल्व हैं, आई थिंक पे भी एक्शन होगा। वो भी आपसे वीज़ा के लिए जो रकम लेते हैं वो एक्चुअली कोई भी कंपनी जो है जो सऊदी या किसी और मिडिल ईस्ट मुल्क में काम कर रही है वो आपसे वीज़े की रकम नहीं होती। ये बीच में ब्रोकर्स होते हैं जो इस हवाले से पैसे अपने बना रहे होते हैं, और इन ब्रोकर्स को शर्म आनी चाहिए कि वो इतने गरीब मेहनत कशों को लूट रहे होते हैं। काई साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि 200 रियाल दे दिए गए अभी जद्दा में, उन्होंने कहा गया कि अपना काम चलाएं, तो ये लोग कैसे अपना काम चलाएंगे? उन्होंने कहा कि उनके तो स्कूलों से बच्चे भी उठ गए हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए उनकी जो भी उनकी गवर्नमेंट है बुरी भली इंडिया की, उन्होंने कितनी इफेक्टिवली इसको किया और उसको टेकअप भी किया। मगर यहाँ एक और मामला ये है कि हमारी यहाँ पे वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे बड़े तल्लुकात हैं उनके साथ, हमारी वहाँ रियल एस्टेट है। हम वहाँ 16 अरब दिरहम की साल में 2013-14 की बात कर रहा हूँ, हम वहाँ पे बिल्डिंग की शॉपिंग करते हैं, हम बिल्डिंग खरीदते हैं, हमारे कारोबार हैं। तो सुनिए, हम यहाँ पे PTCL उन्हें बेच के बैठे हुए हैं। $800 मिलियन का हमने नहीं पूछना कि आपने हमें दिया है या नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद हम, और ये बेसिकली बात ये है कि हमने अपनी आवाम को चरागाह बना दी है, चाहे वो लोकल कार्टल्स हों, उनकी चरागाह बना दी है। और बेसिकली जो रेगुलेटर था वो रेगुलेटर खुद कारोबारी बन गया है, उसका स्टेक है इसमें पूरे। जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि इसहाक डार साहब ने, यहाँ कार्टल्स बने हुए हैं, उन्हीं की मफादात की निगहदाश्त हो रही है। और जो लोग असल दौलत पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, वो कौन पैदा कर रहे हैं? देखिए ना, एक हो क्या रहा है, यहाँ से 85 बिलियन आप बाहर ले गए, नैब कहता है यहाँ से $133 बिलियन डेली चोरी होता है, यहाँ से बाहर जा रहा है। बदनुमानी, अगर आप बदनुमानों की जिंदगी किस तरह आप रिवार्ड करते हैं, उनको हाथ नहीं लगा सकते, अनटचेबल है, टच नहीं कर सकते आप उनको, सबको पता है 2 नंबर पैसे। यानी एक आदमी बताने तैयार नहीं कि यार ये मैंने कहाँ से कमाया, हमसे तो हम तो छुपा नहीं सकते ना, हम तनख्वाहदार लोग हैं। तो बात ये है, और ये लोग तो मेरे ख्याल में ये कैसी सर जब इतने सारे वहाँ पे, और दूसरी बात सुने, तो धरने दे रहे हैं, धरने क्यों नहीं लोग इनके पीछे आते? यानी तारीख की इतनी वीक गवर्नमेंट जो है, जितनी जिसमें हम आ जाए, इसकी क्या वजह है? ये इश्यूज हैं। अभी नर्सें मार रही, अभी क्लर्क्स मार रोड पे आएंगे, जो रियल लोग जो इस मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, उनकी अशोई को करता। तो सरकार ने बात कर दिया, अपोजिशन ने उनको अबंडन कर दिया, न जाने ये खत्म। ठीक है, यहाँ ये हासिल करने की कोशिश करेंगे। वेलकम, फिर आपको खुशामदीद है अपने शो में, और बात हो रही है सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो खुद भी वजीर खारजा रह चुके हैं पाकिस्तान के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बहुत ही बुरी हालत में इस वक्त पाकिस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं और का शिकार हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? और इंडिया जो है वो बहुत ही कामयाब सिफारतकारी के जरिए अपनी बहुत सारी बातें मनवा चुका है सऊदी गवर्नमेंट से। आखिर पाकिस्तानी और हमारा सिफारती अमला जो है पाकिस्तान का, वो क्यों अपनी बात नहीं मनवा पा रहा? पहली बात तो ये है कि ये अब काफी अरसे से हुकूमत के बाद नोटिस पे है कि पाकिस्तानी वहाँ एहतजाज कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं, ना उनको खाने मिल रही हैं, बेयकीनी की सूरत हाल है, खाने का, अद्वियात का मसला है, बीमार हो रहे हैं। और हमारी हुकूमत ने बर वक्त इसका ना नोटिस लिया ना हरकत में आई।
एक दूसरा आपने देखा कि इस सारे एपिसोड से एक चीज जो जाहिर हो रही है वो ये है कि सऊदी अरब जिनके साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात हुआ करते थे, आज इस वाक़ये ने साबित किया है कि हमारे ताल्लुकात में वो गहराई और गर्मजोशी नहीं रही। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो दरीना ताल्लुकात थे और जो पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, उसका हम आज उनके रवैये में तब्दीली देख रहे हैं। अब ये देखें कि सर मैं सॉरी आपको कट करूंगा, मैं एक बात आपसे सवाल ये छोटा सा करना चाहूंगा कि अगर आप इस वक्त वजीर खारजा होते, आप इस मामले को कैसे हैंडल करते और आप क्या इस वक्त तजवीज़ कर सकते हैं हमारे सफारती अमले को कि वो इस सारे मामले को, बहुत संगीन सूरत हाल है, इसको कैसे हैंडल करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप वहां पहुंचे तो सही। आज तो कैफियत ये है कि भारत के नायब वजीर खारजा जाकर कामयाब मुज़ाकरात करते हैं, रियायत लेके आए वापस लौट जाते हैं और उनको हमा किस्म की यकीन दहानियां कराई जाती हैं कि उनकी अकोमोडेशन की जाएगी, बगैर एग्जिट वीजा के उनको घर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिनको वहां अकोमोडेट किया जा सकता है और कंपनियों में खपाया जा सकता है उनको वहां रखा जाएगा, उनको मुतबादिल मुलाजमत दी जाएगी, उनकी खुराक का इलाज बंदोबस्त किया जाएगा। तो क्या हम ये नहीं कर सकते थे? हमारी कैफियत ये है कि अभी तक हमारा कोई सरकारी पॉलिटिकल एहलकार, कोई वजीर वहां पहुंच नहीं पाया। कैफियत ये है कि हमें वीजा, कमाल की बात है कि एक सरकारी वजीर को वीजा दस्तयाब करने में अगर ये दिक्कत महसूस होगी तो वो खाक वहां मुज़ाकरात करेंगे, वो किस किस्म के ये ताल्लुकात की अक्कासी कर रहा है। ये जो पूरा आप एपिसोड देख रहे हैं, इससे जाहिर हो रहा है कि हमारे ताल्लुकात में ये एक और नाकामी है और ये बिल्कुल पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनकी बेबसी आप देखिए और हुकूमत की आप देखिए बिल्कुल नाताल्लुक दिखाई दी है सारे इस वाक़े से। और अब जब मीडिया पे ये सामने आया है तो हुकूमत की आंख खुली है और अब हिदायत जा रही है, लेकिन ये बहुत देर हो गई है, लोग परेशान हैं। एक आपके वहाँ पाकिस्तानी शहरी ने जो एक रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए वहाँ गया, उसने अपने आप को अपने गले में फंदा डाल लिया। ये देखिए कितनी अफसोस की बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कुरैशी साहब हमसे बात करने का। जी, शाहिद इकबाल ने इन शिकार होकर अपने गले में फंदा डाल लिया, उन्होंने अपनी जान अपने हाथों से ले ली जबकि वो कमाने वहां पर गए थे, जिसका पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को बहुत अफसोस है। आखिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सईद काजी साहब, यहाँ पर मैं अभी बात करना चाह रहा था, एक वहाँ ये हमें ये बताएं कि जो वर्कर्स को राइट यूरोप दे रहा है, क्या वो हमें यहाँ मिल रहे हैं? क्या मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, कोई हमें बता दे। पासपोर्ट पाकिस्तान की एक अमानत होती है जो हमारे पास एक मुल्क की, वो उनके रख के एक बताका पकड़ा देते हैं। ये हों या ये इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया? क्या ह्यूमन राइट्स वेस्ट चीखा है, वेस्ट ये कि कतर का जो वर्ल्ड कप है उसे कैंसिल कर दिया जाए, ये भी बातें हुई हैं। किसी के आज हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जरूर कहते रहे, ये भी यही कर रहे थे, ये और इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी यही कर रही थी। इनकी तो खैर और ही बहुत ज्यादा ताल्लुकात है, इनके तो माशी ताल्लुकात, तो एग्जाइल में वहां पे थे, वहां पे इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, इनके तो जाती। मुझे तो सर यही समझ नहीं आ रही कि इतने अच्छे ताल्लुकात और सब कुछ अच्छा है, फिर तो ज्यादा अच्छे मामला हैंडल होने चाहिए। सर आप देखें, मैंने जो मैट डायमंड की मैंने जो एक वीडियो चलाई थी कि इसमें आप इस तरह गौर फरमाएं कि दुनिया की तमाम हुकूमतों के हुक्मरान एक खानदान है, हम एक खानदान है, ठीक है जी। जब आपस में मिलते हैं, हंसते खेलते, आप नजर आते देखे कभी टीवी पे आपने, इवन आप दुश्मनियां भी हों, मोदी से भी मिल रहे हैं, हम हंसते खेलते मिल रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ क्लास रिलेशनशिप विद देम। इसी तरह गुलामों का और सर्व्स का एक अपना रिश्ता है। जिस तरह कहते हैं मजदूर का नहीं होता, उसको बेचारे का कोई वतन नहीं होता, उसकी एक मिसाल देख ली है कि यहाँ हमने उनको बेआसरा किया, वो ना जाने धक्के खा के जलील होके वहां पहुंचे, वहां जो उनका अशर हो रहा है वो आप देख रहे हैं और हम बैठे हैं और उनके कमाए हुए पैसों पे हम वाहिद आपकी जो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आपका रिमिटेंसेस जिस पे ये रियासत चलती है। बाकी मुदस्सिर लोन साहब के पास जाएंगे, आप मुझे बस मुख्तसरन ये बता दें कि क्या किया हमारे मेन से किसी वो हाल शाहिद इकबाल का। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन हो और उसके तरीकाकार को वज़ा करके उसमें जो दूसरा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ